अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। फेस ऑफ के साथ जी आज हम हाजिर हैं और हमारे साथ हैं सबसे पहले तो साजिद यूसुफ साहब जो कि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया साजिद कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हमारे साथ पाकिस्तान से आप सबके जाने पहचाने, अक्सर टीवी पे हम देखते रहते हैं, इंडिया टीवी हो या पाकिस्तान टीवी हो, समद याकूब साहब। और आई होप के समद वैसे तो बड़े डिस्टर्ब लग रहे थे इमरान खान साहब की पार्टी के हालत देखकर, लेकिन आज थोड़ा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया समद कि आप आपके आ जाए। चैनल पे गालिबन बड़े अरसे बाद आना हुआ तो इसलिए शायद खुशी का इजहार किया जा मतलब कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं समद आपकी तरफ ही चलूंगी। मुझे बताएं कि अभी G20 की मीटिंग जो चली है वहाँ कश्मीर में, इंडियन साइड कश्मीर में, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया है। क्या ये करना ज़रूरी था? क्या खामोश रह के मीटिंग को हो जाने देते? वो नहीं हो सकता था क्योंकि फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। दो एक कंट्रीज के अलावा कोई रुका नहीं, किसी ने कोई बात सुनी नहीं पाकिस्तान की। तो इस वक्त आपको लगता है कि कश्मीर कश्मीर करना ज़रूरी है पाकिस्तान को? देखिए, कश्मीर के लिए पाकिस्तान अगर हम हकीकत में देखें और बड़े खुले अल्फाज में अगर बयान किया जाए इस बात को, तो 1989 में जिस तरीके से कहा जाता है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, कि जो मिलिटेंट्स सोवियत वॉर से आ रहे थे लड़के और उनको स्ट्रेटेजाइज करके और उनको इस तरीके से डाइवर्ट किया जाए कि जहाँ पे कश्मीर के हवाले से जो है वो इंडिया को इस तरह से वो कह कि इंडिया घुटने टेक दे। और हमने 99 में या उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में या फिर आगरा समिट के बाद भी हमने ये बात महसूस की कि कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया निगोसिएशन तो चल रही थी, किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो ये बात तो तय है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड, उसकी जो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उस पर तो कोई मेरे ख्याल में दूसरी कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए जिस तरीके से। लेकिन कश्मीर और दूसरा एस्पेक्ट उसका ये है कि डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ आप अपनी उसको उठाते रहें पीसफुली, यानी कि एक पीसफुल है, और दूसरा ये कि आप मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं जिस तरीके से आपकी पॉलिसी सोवियत में रही है, या जिस तरीके से आप मतलब अफगानिस्तान में सोवियत के अगेंस्ट, या फिर आपने जो रोल वॉर ऑन टेरर को प्ले किया। तो ये तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि चाइना ने भी आवाज उठाई और पाकिस्तान ने भी आवाज उठाई। इस तरह के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स दुनिया में को 50-60 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे मुल्कों के चल रहे हैं कि सऊदीया का कतर के साथ है। इस तरीके से बहुत सारे दुनिया के ऐसे मुल्क हैं जिनमें वो चल रहे हैं। मगर क्या उन दोनों मुल्कों के दरमियान टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के होते हुए इवन चाइना और इंडिया का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जिसकी वजह से उन्होंने ये आवाज उठाई, चाइना ने भी आवाज उठाई, लेकिन उसके साथ पैरेलल वो ट्रेड की बात करते हैं। मोदी साहब कहते हैं कि जी मैं 100 बिलियन जो ट्रेड वॉल्यूम है उसको $500 बिलियन पे ले जाऊंगा। यानी वो एक तरफ लड़ रहे हैं मगर पैरेलल जो है वो इकोनॉमिक टाइज भी बरकरार रखे हुए हैं। अब पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट की वजह से ना कोई कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, ना कोई ट्रेड बैन कर दी कि जी उन्होंने फ्ला कर दिया, ये कर दिया। देखें, जब आप वो पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स और आप मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे, या उसको आप इंसर्जेंसी कह लें कि सपोर्ट कर रहे थे, ऑल्दो कि इंडिया उसको टेररिज्म कहता है, वो एक अलग बहस है। लेकिन उस वक्त इंडिया की जो पोजीशन थी 90s में, अर्ली 90s में, इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। ये तो हमें इंडियन, अगर आप इंडिया की पोजीशन पढ़े तो हमें देखना ये चाहिए कि उस वक्त हमारी पोजीशन मजबूत थी, इवन इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग थे और इंडिया को। लेकिन अब जो गैप आ गया है जो दो मुल्कों के दरमियान में, चाहे वो इकोनॉमिक गैप हो या बाकी अगर मिलिट्री कंपैरिजन हो या जो हो चुका होगा, तो जाहिर है वो अपनी मनमानी करेंगे और फिर चीज़ों को आज के हालात के मुताबिक जो है वो डिसाइड किया जाता है, रीशेप किया जाता है, पॉलिसी को रीशेप किया जाता है। ना कि मेरा ख्याल है कि अब कंक्लूड इस तरह से करूंगा कि अब पाकिस्तान की जो अप्रोच है टुवर्ड्स कश्मीर वो सिर्फ एक आवाज उठाने तक ही रह गई है। बिल्कुल सही, लेकिन क्या साजिद साहब आप एग्री करेंगे समद साहब से कि अब सिर्फ आवाज उठाने तक रह गई है? लेकिन आवाज हम उठाते रहते हैं,
उसमें हम पीछे नहीं हटते। तो आपको लगता है कि कश्मीर का इशू जो है या कश्मीर का पाकिस्तान के लिए खास तौर पे इशू जो है वो अभी तक जिंदा है और अभी तक कुछ ना कुछ जो बात की जाती है चाहे G20 को लेकर हो या किसी भी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन किया जाए, आपको लगता है कोई फर्क पड़ता है भारत को या उनकी गवर्नमेंट को? देखिए आरजू जी, मैं जो समद साहब ने बताया, आई एग्री विद दिस पॉइंट एंड रीजन बीइंग इज कि जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है कश्मीर को लेकर, वो सिर्फ सीमित रही है सिर्फ चिल्लाने में, बोलने में, एंड दैट इज अ फैक्ट। एंड बट टू एडिशन टू दिस पॉइंट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनकी जो नीति जो रही है बोलने वाली, ये पहले से ऐसी थी। ऐसा नहीं है कि पहले दे वर सो सीरियस अबाउट द कश्मीर, नो नॉट एट ऑल, बिकॉज दे नेवर वांट द people of Kashmir, they always want the land of Kashmir. So there's a difference between it. And when it comes to Pakistan, because हर किसी को पता है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को उस टाइम सबसे ज़्यादा जो चोट जो लगी थी हिंदुस्तान से ही लगी थी। एंड जैसे समद साहब ने जो कहा एग्जांपल दी, लीड द इंडिया इन 100 कट्स एंड इट्स रिटन इन द बुक्स, जो पाकिस्तानी बुक्स जो है उसमें लिखा हुआ है कि what was the plan of action at that time. So these things indicates कि how serious are Pakistan when it comes to Kashmir. And to be very honest with you, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये पता है कि we can't fight war with the India, it's next to impossible. On one side पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो डूब चुकी है, एंड सेकंड जो है वहाँ पे पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी वहाँ नहीं है इस वक्त। वहाँ तीसरा चीज जो है इस लाइक फॉर एग्जांपल सिविल वॉर अगेंस्ट द आर्मी, वो चीज भी चल रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज इन विद इन द पाकिस्तान। So it's not Pakistan is not in such a situation that they will start doing the dictation to the India that they should do this and they should that. वो आप जितना भी ये चीज कर रहे हैं वो सब बोलने के लिए, so that they will be relevant in their country. Otherwise वहाँ के लोग इनको भगा देंगे, जिनको पिछले 35 साल से इन लोगों ने बेवकूफ बनाया कश्मीर कश्मीर के नाम पे। अगर आज लोगों को इनकी सच्चाई पता चली तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी आर्मी के कोई भी, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, कोई वहाँ पे टिकेगा नहीं, लोग उसको भगा देंगे वहां से। क्या ऐसा लगता है समझ आपको कि लोग भगा देंगे? और अभी तक जो बात की जा रही है कश्मीर को लेकर और खास तौर पे इंडिया के साथ टर्म्स, क्या बार बार लोग कहते हैं, हम लोग खुद भी कहते हैं कि जी ट्रेड ओपन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जरूरत है इस वक्त। जिस तरह से हमारी हालत हुई हुई है बहुत ज्यादा इकोनॉमी वाइज अगर हम बात करें, तो क्या पाकिस्तान को थोड़ा सा लचक दिखानी चाहिए और बात करनी चाहिए? मतलब कश्मीर कश्मीर छोड़ के, जो कि पहले के आर्मी चीफ कमर बाजवा, जनरल कमर बाजवा ने भी कहा था कि कश्मीर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें, 10 साल या 20 साल के लिए, और ट्रेड वगैरह करें। क्या ये पॉसिबल है? पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कैसे इस तरह का स्टेप ले सके? देखिए अनफॉर्चुनेटली नेबर्स में, इस रीजन में हम नेबर्स में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कलेक्टिव विजडम नहीं है कि हम जो है वो एक पैरेलल, यानी कि एक तरफ इशू भी चल रहा हो और दूसरी तरफ हम बाकी अपने ट्रेड पे फोकस कर सके या इकोनॉमिक टाइज पे फोकस कर सके। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। अब ये कहना कि लोग भगा देंगे, इसका फैसला तो ना मैंने करना है ना आपने करना है, ये तो लोगों ने करना है। और जो डिसाइड हुआ है, या जो जब नेहरू साहब ये मामला लेके गए थे यूनाइटेड नेशन में, तो तब यही डिसाइड हुआ था, प्लेबिसाइड हुआ था, उसकी 3 वो कंडीशंस थी। 3 कंडीशंस में जाहिर है वो मिलिट्री अपनी विथड्रॉ करेंगे, हम करेंगे, वो करेंगे। तो ये वो चीजें होती हैं कि अगर आप इसको इस अंदाज में ले लें कि जी ये मसला क्या इस तरीके से, जिस तरीके से बताया जाता है उसका वो कुछ सोल्यूशन है, सोल्यूशन अगर रियलिटी में देखा जाए तो नहीं है। अब आई मीन कि ठीक है वो एक लिखी हुई बात है कि ठीक है उस रेजोल्यूशन पे इत्तेफाक हो गया, लेकिन दुनिया में जो टेरिटोरियल जब आप उसको ले लेते हैं, जैसे गोवा की एक मिसाल है, 450 साल पोर्चुगल ने वहां पे हुकूमत की। वहां पे जब 565 रियासतों में जब ब्रिटेन के साथ हमारा आज़ादी का मुआहिदा हुआ, वो छोड़ के जा रहे थे, तो 5 रियासतें ऐसी थी जिसमें फ्रांस के पास थी, पोर्चुगल के पास थी, तो उनके साथ तो विड्रॉल का हमारा कोई फ्रीडम का कोई वो नहीं हुआ था। तो उनसे कैसे हमने अटेन की, या इंडिया ने उनसे रियासतें कैसे ली? इसी तरीके से ली कि गोवा में फोर्स यूज की। फोर्स यूज करने के बाद गोवा में जो पोर्चुगल था वो यूनाइटेड नेशन में चला गया। उसको सोवियत ने, क्योंकि उस वक्त ये जरा सोवियत के साथ इनके रिलेशन जो बहुत अच्छे थे, सोवियत उसको वहां पे वीटो कर देता था। तो जो इंटरनेशनल ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इनको लिखी गई बातों के मुताबिक जो है वो कभी भी ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ करते। अगर इस तरह से सॉर्ट आउट हुआ करते
तो मेरे ख्याल में हम सब बैठ के जो लिखा हुआ है वो पढ़ते और बैठ के उसको कहते कि तू पीछे हट जा, मैं पीछे हट जाता हूँ, और इसका डिसाइड ये मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी डिसाइड नहीं हुआ करता। ये डिसाइड हुआ करता है कि जो जिसके पास उस वक्त उसकी माइट है वो डिसाइड करती है। अगर इंडिया मॉरली अपने आप को जस्टिफाई करना चाहे और हम कहें कि नहीं, मॉरली और मोरालिटी के ऊपर रख के देखा जाए तो इंडिया तो जूनागढ़ में भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, हैदराबाद में भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर हम पर बलोचिस्तान के ऊपर बात की जाती है तो हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों या कुछ इवन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए भी आप मोरालिटी में नहीं जाते। मतलब अगर आप कोई इंसर्जेंसी हो रही है तो आप उसको क्रश डाउन करते हैं। वहां पे अगर आप किसी को जाके कहेंगे कि जी ये आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या वो फ्रीडम फाइटर है या इंसर्जेंट है, तो आप उसको क्रश डाउन क्यों कर रहे हैं? उसका तो फंडामेंटल राइट है कि अगर उसको आज़ादी चाहिए तो अपनी आवाज़ उठाए। तो वहाँ पे दुनिया ये मोरालिटी की तरफ नहीं जाएगी, वहाँ दुनिया जाएगी कि जी मेरे पास ताकत है, मैं जब तक उसको कंट्रोल कर सक। यही मसला ताइवान और चाइना का है, मेनलैंड चाइना का। ताइवान के ऊपर तो वो जंग लड़ने को तैयार हो गया कि एक और वर्ल्ड वॉर हो सकती है। तो ना तो मोरालिटी चाइना को पढ़ाई जा सकती है, ना जो है वो अमेरिका को पढ़ाई जा सकती है। इनमें से जो ताकत है वो ये बैलेंस ऑफ पावर, इसी को तो कहते हैं। जी आरजू। लेकिन यही बात मैं आपसे पूछूंगी दोबारा एक चीज और, समझ के यासीन मलिक का केस लेकर भी काफी पाकिस्तान सेंसिटिव है, और आज भी जैसे न्यूज चल रही थी कि फांसी देने की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इसके बारे में बात करनी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए? क्योंकि जाहिर है कि वहां के कोर्ट्स देख रहे हैं और जो एलिगेशंस हैं वो उनके हिसाब से उनको करने देना चाहिए, या पाकिस्तान फिर बोलेगा? अच्छा देखें, ये खाली पाकिस्तान की बात नहीं है। ह्यूमन राइट्स की जब भी बात हो या फेयर ट्रायल की बात होती है, या अगर गुआंटानामो, इसकी मिसाल इस तरह से है कि गुआंटानामो में जो इस वक्त पहले 850 कैदी थे, फिर अब कुछ 27 रह गए, एक फॉरएवर प्रिजनर है, तो उनके भी कैदियों के भी हकूक हुआ करते हैं। ये नहीं है कि मतलब सबसे ज्यादा इवन पेनल्टी पे की कई मिलियन डॉलर की, एक जो फॉरएवर प्रिजनर जिस बेचारे के साथ तशद्दुद हुआ, तो क्या अमेरिकन काउंसिल या अमेरिकन लीगल असिस्टेंस उनको नहीं मिल रही? उनके भी राइट्स की बात की जाती है। तो ह्यूमन राइट्स, व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमन राइट्स, आप पर क्या इल्जाम लगता है पाकिस्तान के अंदर कि आप ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं, आप विमेन राइट्स की बात करती हैं, आप बलोच राइट्स की बात करती हैं? तो जब आप माइनॉरिटीज की बात करती हैं पाकिस्तान में, अगर कोई हिंदू टेंपल वेंडलाइज हो या फोर्स मैरिजेस हो, तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम यही है कि आप आवाज क्यों उठाती हैं? पाकिस्तान से भी यही तकलीफ आपको है ना, कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो आपको समझते हैं कि जी आप प्रो इंडियन है। यानी कि जब ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो फिर ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। तो वो यासीन मलिक को, या वो अमेरिका में अलकायदा के जिन पर इल्जाम है कि दहशतगर्द हैं, उनके भी राइट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक सबका इशू होना चाहिए। आप बताएंगे मुझे, साजिद, मैं अगर आपकी तरफ आऊं, यासीन मलिक के केस के बारे में आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? और अगर पाकिस्तान की तरफ से बात की जाती, जो कि की जाएगी क्योंकि आज भी सुबह से न्यूज चल रही है, तो क्या लगता है आपको, कोई फर्क पड़ेगा? और वो केस क्या चल रहा है, मतलब उन्हें फांसी देने की उसको बात की जा रही है? ये मैंने तो सुना था, जहां तक मैं जानती हूँ, जहां तक। जी। देखिए आरजू जी, सबसे पहले एक चीज़ मुझे एक चीज़ पे तो हंसी आ रही कि पाकिस्तान जो है वो यासीन मलिक के बारे में बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। एंड मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूं कि जब 1989 में जब यहाँ पे जेके लफ कश्मीर में हुआ करती थी, आज तो नहीं है, जब वो हुआ करती थी, तब क्या ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान को हिजबुल मुजाहिदीन बनाने का? ये सवाल बनता है। उन लोगों ने इसलिए हिजबुल मुजाहिदीन का निर्माण किया क्योंकि दे वांट टू क्रश द जेकेएलएफ। जब इनको लगा अमानतुल्लाह खान जो है, जो अभी भी पाकिस्तान में है, जब इनको लगा जेकेएलएफ की जो चीफ है, ही इज ट्राइंग टू नीदर इंडिया नीदर पाकिस्तान, ये तो अलग ही चीज़, हम तो वो चाहते ही नहीं है। तो इन लोगों ने ये डिसाइड किया, जमात इस्लामी को लेके उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम हिजबुल मुजाहिदीन बनाएंगे, हु विल बी द प्रो पाकिस्तान। एंड ये दैट मीन्स दे वर नेवर सिंसियर विद द जेकेएलएफ। आज जो चीज़ कह रहे हैं यासीन मलिक, जस्ट ट्राइंग टू बी अ लेवल, जैसे मैं अभी कहा है, ये लोगों से बचने के लिए सब चीज़ें कह रहे हैं कि नहीं हम बात कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। अब रही हिंदुस्तान के बारे में बात करूँ, मैं आपको कहूँगा एक चीज़ कि यासीन मलिक हिमसेल्फ कन्फेस्ड कि मैंने किलिंग की, बीट कश्मीरी पंडित्स, बी द इंडियन ऑफिसर्स, IAF ऑफिसर्स।
तो उसने जब खुद इस चीज का कन्फेस किया, नाउ द थिंग इज मैटर्स इज सब जुडिस इज इन द कोर्ट, नाउ द कोर्ट विल डिसाइड। अब उनका जो केस जो चल रहा है वो एनआईए कोर्ट में चल रहा है। एनआईए कोर्ट में क्या एक चीज है, जो ऑफिसर्स है एनआईए ने रिक्वेस्ट की है, वहां एक फाइल डाली है कि वी वांट डेथ पेनल्टी फॉर दिस यासिन मलिक। नाउ द थिंग इज डिसाइड्स अपॉन द कोर्ट। अगर हमारे यहाँ कोर्ट सिस्टम नहीं होता तो एनआईए खुद डिसीजन ले सकती है उसको फांसी, क्योंकि उनके पास तो कन्फेशन भी था उसका और सबूत भी थे, वो तो खुद फांसी पर लटका देते उनको, कौन पूछने वाला था। बट हमारे यहाँ सिस्टम है, हमारे यहाँ जुडिशरी है, तो केस जो है वो गया है कहाँ, जुडिशरी में गए। नाउ द कोर्ट विल डिसाइड कि उसको फांसी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल इस पर सही। मैं क्यों रिस्पॉन्ड करना जी चाहूंगा। देखें, जहाँ भी ये बात करते हैं ना कि कोर्ट ने डिसाइड करना है, कोर्ट ने तो हमने तो अफजल गुरु के ऊपर भी बात उठाई थी। अफजल गुरु के ऊपर तो ह्यूमन राइट्स, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी आवाज उठाई थी कि क्या उसका फेयर ट्रायल हुआ था, क्या इन्वेस्टिगेशन फेयर हुई थी, क्या जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले असैसिनेट नहीं किया गया, क्या वो एक लैंड माफिया से ताल्लुक नहीं रखते थे। फिर इस याकूब मेमन के ऊपर बात आती है कि आपने याकूब मेमन को फांसी चढ़ाई, ये सवालात। और फिर मक्का मस्जिद में जो जब आप कहते हैं कन्फेशन की बात करते हैं कि अगर यासीन मलिक ने कन्फेशन किया तो मक्का मस्जिद में और अजमेर शरीफ में अटैक करने वाला हिंदू जो एक रिलीजियस उनका, मुझे उसका नाम अभी जहन से निकल गया, तो उसने कन्फेशन किया, उसने रिकॉर्ड करवाया, उसको बाद में जाके आपने एक्यूट कर दिया। तो ये कहना कि जी कोर्ट्स की तरफ से जो डिसाइड होगा वो मैं ये मान लूं कि वो फेयर ट्रायल होगा, मैं ये मान लूं कि वो फेयरली इन्वेस्टिगेटेड होगा। तो जहाँ पे हमारे पास पहले से प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि वहाँ पे तो फेयर ट्रायल एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, भले अफजल गुरु के मामले में भी हो। तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि यासीन मलिक को जो है वो फेयर ट्रायल हो सकता है या फेयरली इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे साजिद? कि मैं देखिए जी मुझे लगता है शायद यहाँ पे समझ साहब से मैं इस पर ये होना चाहूंगा, आई विल डिफर विद दिस पॉइंट। रीजन भी मुझे लगता है समर साहब को शायद ही हैव अ कंफ्यूजन के बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं थोड़ा बहुत इनको कुछ ही दिन पहले ले लेता हूँ। आपको याद होगा जब फहद चौधरी जो थे पीटीआई के, जब इनको रिसेंटली बेल मिल गई कोर्ट से, तो वो फिर उसके बाद जैसे वो गाड़ी में निकल रहे थे, मैंने भी विजुअल्स देखी थी, वो गाड़ी से निकल के भाग रहे थे, वापस कोर्ट जा रहे थे। तो क्या दैट मीन्स एक चीज, पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोर्ट वहां पे उसको बेल दे रहा है लेकिन उसको डर है आर्मी वाला मुझे पकड़ लेगा, वो भाग रहा है। हमारे यहाँ सब चीज नहीं, आई थिंक यू आर कंफ्यूज। हमारे यहाँ की देयर आर क्लियर क्रिस्टल, whosoever picks the gun against the country he has to die, whether he will be hanged, whether he will be die himself. It's as simple as that. There's no mercy for terrorist whosoever it is. नहीं, देखें, अगर आप ये कहते हैं ना कि पहली बात तो ये कंपैरिजन करना कि जी फवाद चौधरी या एक पॉलिटिकल केस, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या बाकी किसी को, उसको आप मिला रहे हैं याकूब मेमन के केस के साथ, या उसको आप मिला रहे हैं उन पे तो दहशतगर्दी का सेक्शन का चार्ज है। टेररिज्म के केसेस जो होते हैं वो डिफरेंटली डील किए जाते हैं निस्बतन इसके कि जी, और एंड हूएवर पिक द गन विल बी अल्टीमेटली किल्ड। ये अगर आपके लिए जायज है तो फिर जब इंसर्जेंसी को आप यहाँ पे बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे क्यों नहीं कहते कि जी हाँ ठीक है जी पाकिस्तान ठीक कर रहा है, हूएवर पिक्स द गन विल बी किल्ड और विल बी असैसिनेटेड। देखिए, ये जो समझने की जरूरत है ना, अगर आप बलोच राइट्स की बात करते हैं, बलोचिस्तान का कुछ चले, अगर हम एक आजाद बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान का मेजर पार्ट जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ ईरान में है, कुछ अफगानिस्तान में है। जब आज़ादी की बात होती है तो जो ईरान में पार्ट है वहां पे जंदुल्ला जो आज़ादी की बात करता है, जब जंदुल्ला आज़ादी की बात करता है और वो ईरान के साथ वो इंसर्जेंसी और ईरान काउंटर इंसर्जेंसी कर रहा है, तो इंडिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करने के लिए उस बलोच को के खिलाफ तो आवाज उठाता है जो बलोच ईरान का, और वो आज़ादी की बात करता है। जो बलोच पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तानी बलोची BLA हो गया, ये BLF हो गए, ये सारे हो गए, ये बुख्ती वगैरह और बाकी हो गए, तो जब ये आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि जी ये फ्रीडम के लिए आवाज उठा रहे हैं, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। मगर जंदुल्ला वाले को जो है वो आप बेशक मिलके उनको कहेंगे जी इनको क्रश डाउन किया जाए। तो लिहाजा इंडिया जो है वो किसी इंसर्जेंसी के लिए या उसके लिए नहीं है, वो हमेशा अपने जो उसके इंटरेस्ट में बात होगी वो वहां पे बिल्कुल बात करेगा कि ठीक है, अगर कश्मीर की इंसर्जेंसी होगी उसको डिफरेंटली डील करेगा।
तो अगेन मैंने कहा कि आप मोरालिटी की जब बात करते हैं ना, और मुझे ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ यानी इंडिया के यहाँ तो वो बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो जजेस फैसला करते हैं और फलां करते हैं, तो फिर वहाँ के एक्यूटर्स जो होते हैं ना वो भी बड़ा फेयरली होते हैं, और फिर अफजल गुरु को भी जो है वो फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको भी इस तरीके से जेल में रख के, और शायद आपको पता होगा अफजल गुरु जो है वो पार्लियामेंट अटैक्स की कॉन्स्पिरेसी में या उसके उसमें उसको वो फांसी चढ़ाई थी। मेरा इससे कोई वो नहीं है। देखें अजमल कसाब को फांसी चढ़ाई, ठीक चढ़ाया आपने, वहां पे आपने उसको इन्वेस्टिगेट, ऑल्दो कि आपने एक्सेस नहीं दी उस तक, लेकिन आपने उसको वकील प्रोवाइड किया। और इंडिया में क्या जिनको आप वकील प्रोवाइड करते हैं, अजमल कसाब के अलावा दूसरे जो लोग थे जिन्होंने ये जो जिन टेररिस्ट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, अगर उनको इंडिया ने अगर उनका केस कोई लड़ने की उसने कोशिश की है तो वो कत्ल हो गया, वहां पे वकील मारे गए वहां पे। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस मुल्क के अंदर यानी कि एक बंदे के अब शहीद अफजल गुरु का भी वकील को कत्ल कर दिया गया था, तो इसमें आप एक्सपेक्ट करें कि जी जज जो होगा वो फैसला आके ठीक देगा और वो कहेगा कि नहीं आपकी अदालतें और हमारी अदालतें। तो ये चीजें छोड़ दें आप इस बात को। मैं इसका जवाब लेती हूँ साजिद साहब से, लेकिन साजिद साहब एक चीज और आप जो है उसमें ऐड कर लिएगा, और वो ये कि लग ये रहा है, बहुत से लोग बात करते हैं पाकिस्तान में कि जिस तरह की डेवलपमेंट जो है वो आपकी साइड कश्मीर में की जा रही है, तो अब भारत कुछ इस तरह से जंग लड़ रहा है कि ना तो गोली चलेगी और ना कोई लड़ाई होगी, बल्कि एक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा कर दी जाएगी कि मॉल बन रहे हैं और टूरिस्ट आ रहे हैं और इस किस्म की G20 और कई दूसरी मीटिंग्स वहां पर हो रही हैं, जिससे कि भारत दुनिया को दिखा देगा कि जी कश्मीर पे उनका होल्ड है। आपको लगता है कि ये बात सही है? और साथ आप समझ साहब की बात का रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक चीज आरजू जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपने जो कहा G20 के रिलेटेड बताऊं तो आपको, इट्स नॉट के फॉर एग्जांपल यहाँ जो इंडिया न्यू दिल्ली खासकर जो चाहती है फॉर एग्जांपल वही चीज होना चाहिए। इट वाज द विश ऑफ पीपल। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने पहले भी आपको कहा कि G20 हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, G20 हैज नथिंग टू डू विद पाकिस्तान, इट्स नथिंग। अब क्योंकि जो हमारी G20 की हम बैठक हुई थी, इट्स ऑल अबाउट द टूरिज्म, दैट मीन्स इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं बात आ रही थी। अब दिक्कत एक चीज है यहाँ पे, एक चीज दिक्कत है, दिक्कत हमारे पड़ोसियों को है, बिकॉज दे वांट टू ऑब्जेक्ट कि एक चीज है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब चुकी है, एक कश्मीरी जो तरक्की नहीं करना चाहिए, वो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे यहाँ सालों भर कर्फ्यू रहते थे, हड़ताल रहते, स्टोन पेल्टिंग चलती थी। अब एक चीज है, हमारे हमसाया मुल्क को वो बर्दाश्त नहीं होता कि हमारा जो पास वाला जो कश्मीर है वो इतना सुकून क्यों हुआ, अमन क्यों हुआ वहाँ पे, वाई थिंग्स आर हैपनिंग, न्यू थिंग्स आर कमिंग इन द कश्मीर वैली। तो ये चीज इनको बड़ा ये चीज चुभती थी। अब इंडिया ने कर लिया काम, बिकॉज दे वर सिंसियर एंड दे सेड कि एक चीज है, कश्मीरियों को पिछले 33 साल से जो डैमेज मिला है, चाहे हड़ताल के नाम से, कर्फ्यू के नाम से, किसी भी नाम से जैसे इनको नुकसान हुआ, इट्स टाइम टू रिपे। तो उन लोगों ने क्या एक चीज डिसाइड कर लिया, G20 की बैठक जो है वो कश्मीर में होगी, ताकि जो हमारा कश्मीर का रिच कल्चर है, हमारा कश्मीर का जो टूरिज्म है, वो दुनिया के सामने हम शोकेस करें, सो दैट वी कैन गेट द न्यू थिंग्स। आपके यहाँ तो थिएटर्स है, लेकिन हमारे यहाँ थिएटर्स को एक टाइम पर हराम किया गया था। ये सब चीजें मे बी जो कंट्रीज आएंगे, मे बी दे विल इन्वेस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्रीज, बिकॉज रिसेंटली 2-3 स्टेटमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया था हम फिल्म इंडस्ट्री की हम बढ़ोतरी देंगे। अब यू गाइस हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट वांट अ कश्मीर टू प्रॉस्पर, तो दैट इज द पॉइंट। अब रही समझ साहब की बात, इनको मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ की एक चीज है, जैसा कहते हैं बलूचिस्तान के बारे में बात करें, आप में प्रॉब्लम एक चीज है कि पाकिस्तान में जितनी भी चीजें होती है, आप यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लेम इंडिया समहाउ। आई विल टेल यू व्हाई यू आर सेइंग दिस थिंग, बिकॉज आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि सिर्फ ये आपकी सोच है, हम तो नहीं सोचते, बिकॉज पाकिस्तान थिंक्स कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अगर आपको ये लगता है कि आपका एक ही दुश्मन है, तो आई मस्ट टेल यू आर रॉन्ग हियर। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं। आप लोगों ने अपने लोगों को भी दुश्मन बना लिया, अपने सिस्टम को भी दुश्मन बनाया, साथ साथ में आपने तहरीके तालिबान जो है उसको भी पाल के रखी है, जो आपको अंदर से डस रहा है। अफगानिस्तान की हालत हमने देखा है, आपने कैसे वहां पे काम किया, और वो चीज भी आपको डस रहा है। तो वी नो यू हैव एनिमीज, यू हैव एनिमीज विद इन द कंट्री। आपके बहुत सारे दुश्मन अंदर बैठे हुए हैं। यू कांट ब्लेम, यू कांट डिक्टेट द टर्म्स टू द इंडिया कि यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस। ये आपकी फेलियर है। यू क्लेम टू बी, फॉर एग्जांपल ISI को माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। देन व्हाट द एजेंसी इज डूइंग, ISI व्हाट दे आर डूइंग इन द पाकिस्तान, इफ दे कांट स्टॉप दिस किलिंग, इफ दे थिंक दैट इंडिया हैव इन्वॉल्वमेंट। तो अगर आपको लगता है इंडिया की इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, तो व्हाट इज द फन ऑफ बीइंग व्हाई पाकिस्तान इज हैंडलिंग द बलूचिस्तान? इट्स एज सिंपल एज दैट।
अच्छा देखें, जी एक समझ, लेकिन इसमें ये चीज जरूर मैं ऐड करूंगी कि इस बात का भी आप जरा रिप्लाई कीजिएगा लास्ट में, क्योंकि मैंने वाइंड अप भी करना है कि ये वाकई में ऐसा है कि वहां पे जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर हम भी अपनी साइड पे कुछ करें तो फिर हम भी कुछ दिखा सकें यहाँ पे भी, क्या टूरिज्म या ये सब कुछ पॉसिबल है? सिक्योरिटी ऐसी है हमारे यहाँ? देखिए, हमारा क्लेम ये है कि वो एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, और यही अगर दुनिया में जो जो मैंने आपसे कहा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, अगर चाइना ये क्लेम करे कि ताइवान के अंदर मैं ज़्यादा तरक्की कर लूँगा, अगर ताइवान मेरे पास आ जाए या मेरा डायरेक्ट कंट्रोल हो जाए, तो मेरे ख्याल में आप थोड़ी देर के लिए जो है ना, कुछ अर्से के लिए कश्मीर को इंडिया को दे के इसको चाइना को दे लें, तो फिर उसके बाद वो कश्मीरियों से पूछेंगे वो आपके साथ रहना चाहते हैं, चाइना के साथ जाना चाहते हैं। इस तरह जो है वो, अगर ये एक लॉजिक अगर हो, तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि कराची को भी बॉम्बे को दे दे, फिर कराची भी तरक्की कर जाएगा। तो ये क्लेम्स इस तरह की बात नहीं किया जाता कि क्योंकि मेरे यहाँ मेरा घर अगर मैं उतनी उसमें डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, तो जो मेरा इलाका डेवलप्ड नहीं हो रहा और आप मुझे कहेंगे जी ये मुझे दे दें और इस पर ज्यादा वो हो जाएगी, तो गवादर वाले भी वो यही कह रहे ओमान वाले कि गवादर हमें वापस कर दें, यहाँ हम दुबई बना देंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, चाइना को देते हैं, वो ज्यादा बेहतर करेंगे आपसे। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहते साजिद? जी, मैं आपको ये बता दूं, समद साहब जो कह रहे थे, चाइना का जिक्र कर रहे थे, दे वर जस्ट लिंकिंग चाइना विद द डेवलपमेंट। तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि एक चीज देखिए, आप जो कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, कश्मीरी जो है, आई मस्ट टेल यू, ये से मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि इफ यू थिंक that China will control the Kashmir and they will do more development than India, then I must tell you, एक चीज, चाइना जो है वो कोई कम कसर नहीं कर रही है। We have seen how they treat the Uyghurs Muslims in the country. We have seen these things, and do you expect the same they will treat us? आपको लगता है जो हमारे यहाँ पे दाढ़ी रखने पे, जैसे मैंने दाढ़ी रखी है, कल को चाइना आएगी कहेगी दाढ़ी तो अलाउड ही नहीं है, tomorrow I will call myself a Muslim, they will say no, you can't call yourself Muslim। कल को मेरे को रमजान में मेरे को इफ्तारी करनी होगी, they will say you can't। मैं मोहम्मद नाम रखना चाहता हूँ, they will say no, you can't। they will just convert our mosques to the toilets। do you think we will accept this? not at all, not at all। ऐसा नहीं लगता है कि एक साइड से आप डेवलपमेंट को ला रहे हो, दूसरे से आप क्रश कर रहे हो, नॉट एट ऑल। इंडिया में, हमारे इसमें कश्मीर में आज तक आपने ये नहीं देखा कि एक सेकंड आई विल कंक्लूड, आपने आज तक कश्मीर में कभी ये नहीं देखा किसी मस्जिद के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, वो चेकिंग कर रहे हैं, क्या पता कोई सुसाइड बम्बर तो नहीं बैठा हुआ है। हमारे यहाँ सब चीजें नहीं होती, बट वन इज कम टू द सेम पाकिस्तान, आपके यहाँ आपके मस्जिद के बाहर पहले स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद फ्रिस्किंग होती है, फ्रिस्किंग के बाद फिर देखते हैं कि बंदा अंदर गया, फिर बम ब्लास्ट होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उस चीज के रिलीजन जो है, हमें फ्रीडम है उस चीज की लेके। तो यू कांट जस्ट से दैट चाइना कैन कंट्रोल, दे कैन डू वंडर्स, नॉट एट ऑल। कुछ कहना चाहते समझ आप? देखिए, कहेंगे तो बातें तो मेरे साथ लंबी होती जाएंगी। मेरे ख्याल में आप अगर सवाल की तरफ चली जाए तो बिल्कुल नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि लास्ट में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान को ये अभी भी यही बात करनी चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है? क्योंकि बहुत से लोग जिनसे मैं बात करती हूँ या जो शोज में आते हैं, पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को जरूरत है कि चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे ईरान हो, या अफगानिस्तान या चाइना, सब जिसके भी बॉर्डर लगते हैं उनके साथ अमन हो और उनके साथ टर्म्स बेहतर हो। इस वक्त पाकिस्तान को इस चीज की जरूरत है। देखिए, दुश्मनी वाली बात जो है ना, ये तो मुझे बड़ी मजाका खेज बात लगती है। मतलब कि आज के दौर में इस मॉडर्नाइज्ड डिप्लोमेसी में किसी को दुश्मन कहना, आई मीन आप कह सकते हैं यानी कि थोड़े से एक नेबर को तो वैसे भी ही नहीं कहना चाहिए। मतलब दुनिया का रीजन, जितने भी रीजन है ना, वो तरक्की कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड करके, जो भी खिलाफ है ना वो बताया। लेकिन ये कहना कि दुश्मन भाई मेरा कोई आई मीन कि ये तो बच्चों वाली बातें हो जाती है, या कोई खानदानी दुश्मनी हो जाए, या किसी ने किसी दोस्त ने दोस्त का वो कर दिया और फिर आज दोस्त बन जाते हैं, कल कट्टी कर लेते हैं। इवन इस तरह से तो चाइना अमेरिका को भी दुश्मन नहीं कहता, अमेरिका चाइना को भी दुश्मन नहीं कहता। तमाम कर उसके बावजूद आप ठीक है, आप कन्फ्रंट करें या आप अपने इंटरेस्ट की अपने अपने मुल्क के इंटरेस्ट की खातिर बात करें, लेकिन ये अब जहनों से ये बात निकाल देनी चाहिए कि कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो डायरेक्ट दुश्मनी का लफ्ज जो है वो किस तरीके से माना जाता है। ये शायद बहुत ही मैच्योर बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम भी यही चाहेंगे कि दोनों कंट्रीज, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ टेंशन कम हो। ठीक है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लगी रहे, उससे भी एक मसाला सा हमें मिलता रहता है, लेकिन ज्यादा लंबी ना हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।